देखिए परीक्षण कार्यक्रम का नियोजन, अगला टॉपिक है हमारा परीक्षण कार्यक्रम का नियोजन। इसमें मैंने आपको बताया था पहला केंद्रीय उत्तरदायित्व। केंद्रीय उत्तरदायित्व, केंद्रीय उत्तरदायित्व में जैसा कि पता है कि प्रभार हमें एक ही व्यक्ति को सौंपना चाहिए। किसका? परीक्षण का। परीक्षण का प्रभार हमें एक ही व्यक्ति को देना चाहिए। कैसे वे जांच करेगा, कौन सा समय परीक्षण किया जाएगा, उसका परिणाम की व्यवस्था क्या रहेगी, कौन कौन व्यक्ति परिणाम को जांचेंगे, कैसे उसका वितरण होगा, ये सारे केंद्रीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि एक ही व्यक्ति इनका वहन करेगा। दूसरा है परीक्षण की समय सारणी। परीक्षण की समय सारणी, समय सारणी इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम देखते हैं छोटी क्लासेस में तो चलो सारे बच्चे एक साथ सारी सब्जेक्ट का पेपर दे लेते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर समय सारणी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। परीक्षण ना तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम टाइम का होना चाहिए। सभी लेवलों पर ये तो महत्व है समय सारणी का। दूसरी बात, किन्हीं एक व्यक्ति के दो पेपर आपस में क्लैश नहीं होने चाहिए कि मेरे पास हिंदी भी है, ज्योग्राफी है, दोनों का पेपर एक ही समय में है, तो एक ही व्यक्ति दो पेपर नहीं दे सकता। तो समय सारणी अपने आप में एक बहुत महत्व रखने वाला बिंदु है कि परीक्षक यह जिसको यह भार दिया गया है वह इस बात को समझे कि बालक उचित समय सारणी के अनुसार पेपर दे सके, उसको कोई असुविधा नहीं हो, ज़्यादा जल्दी भी समय नहीं रखना चाहिए कि बहुत दूर से आने वाला विद्यार्थी है पहुंच ही नहीं पाए उसी समय पर। तो ये सब है ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तीसरा है हमारा विद्यार्थियों के परीक्षण की तैयारी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षण की तैयारी, यही है बात। तैयारी, विद्यार्थी को परीक्षण अगर हम कर रहे हैं, विद्यार्थी का परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो उसे परीक्षण की पूरी तैयारी के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए। उचित तरीके से शिक्षक का ये दायित्व होता है कि छात्र को उचित तरीके से उसकी तैयारी कराए। हम कहते हैं पढ़ाया है नहीं, कई बच्चों का आपने सुना होगा कहते हुए कि पढ़ाया है नहीं टेस्ट ले लेंगे, हमने कुछ याद है नहीं टेस्ट कैसे देंगे, नंबर कम आएंगे, अरे हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे व्यू हमारे सामने नहीं आने चाहिए। उचित परीक्षण वही है जो उचित तैयारी के साथ विद्यार्थी देता है। तो विद्यार्थियों को परीक्षण की तैयारी का पूरा समय दिया जाना चाहिए। चौथा है हमारा परीक्षण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण। परीक्षण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण। अनुकूल वातावरण में ये है भाई 3 घंटे का यदि आप बच्चे को पेपर ले रहे हो तो उसे शारीरिक दृष्टि से ऐसी सीट उपलब्ध हो कि वह उसमें परेशानी का अनुभव नहीं करे। कमरे ऐसे होने चाहिए जिसमें वह सफोकेशन नहीं हो, क्योंकि यह सबसे पहला जो परीक्षण किया जाता है उस पर प्रभाव पड़ता है बालक की मानसिक अवस्था का। बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करेगा, स्ट्रेस, तनाव, गर्मी, सर्दी ऐसा महसूस नहीं करेगा तो वह अच्छे से पेपर दे पाएगा। किसी कार्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है उसकी मानसिक हालत कैसी है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, तो इसके लिए उसे अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब है परीक्षा परिणामों की तैयारी। ऐसा भी नहीं हो कि भाई इतनी सीटों की व्यवस्था आ जाती है इसमें कि बहुत सारे बच्चे पास बैठ गए और एक दूसरे की नकल मार के ही पास हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो। टीचर ऐसे होने चाहिए जो सब पर एक बार में नज़र रख सके। ऐसा नहीं हो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठा दिए हमने एक हॉल में और एक टीचर है सबकी निगरानी के लिए, तो एक टीचर उन सब पर अच्छी तरह निगरानी नहीं कर सकता, फिर तो वह परीक्षण वैध परीक्षण नहीं कहलाएगा। अगला है परीक्षा परिणाम की तैयारी। परीक्षा परिणामों की तैयारी 5वां है इसमें परीक्षा परिणामों की तैयारी। 5
परीक्षा परिणाम यानी अगर आपने परीक्षा ली है तो उसके परिणाम को व्यवस्थित ढंग से रिकॉर्ड के रूप में छात्र को देना चाहिए। छात्र को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसने तो ऐसा लिखा था, उसके नंबर ऐसे क्यों आए हैं, पता नहीं सही कॉपी जांच हुई है नहीं हुई है, कैसे परिणाम। उचित व्यवस्था परिणाम की होनी चाहिए, उसे उचित तरीके से समझ में आ जाए कि उसने इतना लिखा था, इतने उसके इंटरनल हैं, उतने उसके एक्सटर्नल है, इतने उसने प्रायोगिक कार्य किया था, इसने ये सारी चीज़ों की उचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। तो हो गया हमारा परीक्षण कार्यक्रम के नियोजन में पहला हो गया हमारा केंद्रीय उत्तरदायित्व, जो कि एक व्यक्ति को होना चाहिए। परीक्षण की समय सारणी उचित समय पर उचित छात्रों की व्यवस्था को देखते हुए समय सारणी का निर्माण होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए परीक्षण की तैयारी, उन्हें उचित अवसर देना चाहिए। परीक्षाओं का अनुकूल वातावरण, परीक्षा देते समय विद्यार्थी अपने आप को बहुत अच्छा फ्रेश महसूस करें, उचित वातावरण हो, कोई सफोकेशन नहीं हो, ज़्यादा भीड़ नहीं हो, एक रूम में बहुत सारे बच्चे नहीं हो, शिक्षकों की परीक्षकों की इन्विजिलेटर की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, परीक्षा परिणामों की तैयारी सारी हो गई हमारी परीक्षण कार्यक्रम का नियोजन। अब अगला है हमारा बिंदु इसमें परीक्षण का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, परीक्षण का महत्व। इससे क्या महत्व है भाई परीक्षण का, क्यों हम इतना समय और पैसा बर्बाद करें, क्यों? पहला महत्व है इसका, परीक्षण से शैक्षिक तकनीकी में परिवर्तन संभव है। शैक्षिक तकनीकी में परिवर्तन संभव है। शैक्षिक तकनीकी में परिवर्तन संभव है। परीक्षण के दौरान हमें पता चलता है कि कौन सा विषय हमने किस विधि से पढ़ाया था, छात्रों ने कितना ग्रहण किया है, उसमें कहाँ सुधार की हमें आवश्यकता है। आपने देखा होगा बार बार सिलेबस चेंज होता रहता है। जो राजस्थान बोर्ड है वो हर 5 साल में सिलेबस चेंज करती है, बैठी ठाली थोड़ी करती है, उसको कोई मजा थोड़ी आता है, शौक थोड़ी है उसे। उसको पता है कि वर्तमान समाज की डिमांड क्या है, वर्तमान बालक की डिमांड क्या है, बालक को क्या उपयोगी है, आगे वह कैसे कर सकता है, किन किन चीज़ों का ज्ञान होना उसे जरूरी है। तो ये सभी चीज़ें शैक्षिक तकनीकी में परिवर्तन किससे के द्वारा होता है, परीक्षण से हो पाता है। अगर परीक्षण हम नहीं कर पाएंगे तो शैक्षिक तकनीकियाँ अपने पुराने परंपरागत रूप से चलती रहेंगी। दूसरा है जिसमें हम बता देते हैं आपको कि किंडरगार्टन पद्धति है, खेलो सीखो, करो सीखो, ये सारी पद्धतियाँ इसमें अपनाई जाती हैं। तो दूसरा है हमारा अधिगम तकनीकी को उन्नत बनाया जा सकता है। जैसे शैक्षिक तकनीकी में परिवर्तन होगा तो अधिगम तकनीकी को उन्नत बनाया जा सकता है। भाई जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम है, सीधी सी बात है। शैक्षिक तकनीकियों में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन किस लिए किया जाता है, अधिगम तकनीकियों को उन्नत बनाने के लिए। ये इसीलिए तो कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके। तो सीधा सा महत्व है कि शैक्षिक तकनीकियों में परिवर्तन जहाँ है वहाँ अधिगम में सुधार हो ही जाएगा। तीसरा है हमारा विद्यार्थियों के सामाजिक विकास के लिए गुणवत्ता और आकार को निर्धारित किया जाता है। सामाजिक विकास के लिए, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए छात्रों के सामाजिक विकास के लिए गुणवत्ता एवं आकार को निर्धारित किया जाता है। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए देखिए, आपने सुना ही होगा कि शिक्षा हमारा विकास करती है, उसका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक
सभी तरह का विकास बालक का कौन करती है? शिक्षा करती है। जब शैक्षिक तकनीकियाँ अच्छी हैं, उसने अच्छा अधिगम किया है और परीक्षण के महत्व को हम प्रदर्शित करें, तो परीक्षण इसलिए भी आवश्यक है कि छात्रों का सामाजिक विकास किया जा सके। कई बार हम कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी है, ये तो ज्ञान किताबी ज्ञान लिया है, इसको सामाजिक व्यवहार की नॉलेज नहीं है। तो परीक्षण का महत्व इसलिए भी है कि वह सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। अगला है हमारा निम्न निष्पत्ति क्षमता वाले विद्यार्थियों की पहचान की जा सके। सबसे सिंपल महत्व है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान होती है। उच्च स्तर के बालकों को और निम्न स्तर के बालकों की पहचान हम शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होती है, तभी वह अपनी शैक्षिक तकनीकियों में परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिए परीक्षण बहुत आवश्यक होता है। परीक्षण का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जहाँ व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। शिक्षक अंतर कर लेता है कि हाँ, ये छात्र इस विधि से सीख सकता है, इसका बौद्धिक स्तर ऐसा है, इसका मानसिक स्तर ऐसा है और इस छात्र का ऐसा है। कई बार ऐसा समायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कक्षा में कि उच्च मानसिक स्तर वाले छात्र जल्दी सीख जाते हैं, उन्हीं विधियों से सीख जाते हैं और निम्न मानसिक स्तर वाले छात्र बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र ही है। तो छात्र को आगे बढ़ाने के लिए, छात्र का विकास करने के लिए यह तकनीकी परीक्षण का बहुत महत्व होता है। अगला है हमारा इसमें परीक्षण के महत्व में हमारा अगला है विद्यार्थियों के अभिवृत्ति, व्यक्तित्व का स्वरूप और आत्म संप्रत्ति निर्धारित करना। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, आत्म संप्रत्य निर्धारित करना। व्यक्तित्व का स्वरूप और आत्म संप्रत्य, व्यक्तित्व का स्वरूप, आत्म संप्रत्य। भाई परीक्षण छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है, शिक्षक के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक को पता चलता है, शिक्षक की शिक्षक तकनीकियों में सुधार ही जब होता है जब वह उचित परीक्षण कर सकता है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों का कि हाँ, ये छात्र ऐसा है, इस प्रकार से समझेगा, इस तरीके से वह ऐसा क्रॉस क्वेश्चन हमसे कर सकता है, इसमें वह यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। व्यक्तित्व का स्वरूप, उसके व्यक्तित्व का ओवरऑल मूल्यांकन किससे हो जाता है? परीक्षण से हो जाता है। अगला है हमारा विद्यार्थियों की प्रगति और निष्पत्ति स्तर पर को निर्धारित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ये बच्चा मेरिट में आएगा, किसके द्वारा? परीक्षण के द्वारा। छात्रों की प्रगति, विद्यार्थियों की प्रगति और निष्पत्ति स्तर, प्रगति और निष्पत्ति स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। छात्रों की प्रगति और निष्पत्ति स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हम टेस्ट लेंगे तो हमें क्यों लेंगे? उसकी प्रगति का पता लगाने के लिए, कितना उसने सीखा है, और उसके बारे में निष्पत्ति करने के लिए कि अगर कमी रही है तो कहाँ पर किन तकनीकियों के द्वारा उसका सुधार किया जा सकता है। अगला है विद्यार्थियों की अभिरुचि की पहचान कर सकते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, आंकड़े ले सकते हैं कि हाँ, इस कक्षा में इस स्तर के विद्यार्थी मौजूद हैं, इनको इन शिक्षण विधियों के उपयुक्त अतिरिक्त समय की आवश्यकता है या ये एक्स्ट्रा क्लासेस के द्वारा सीख सकते हैं। ये सभी बातों के लिए परीक्षण का महत्व होता है। बता दिया मैंने, शैक्षिक तकनीकियों में परिवर्तन किया जा सकता है, परीक्षण के द्वारा अधिगम तकनीकियों को उन्नत बनाया जा सकता है, विद्यार्थियों की प्रगति और निष्पत्ति स्तर की जाँच की जा सकती है, उनकी अभिवृत्तियों, व्यक्तिगत उसके व्यक्तित्व का स्वरूप आदि का निर्धारण किया जा सकता है, छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इन सब के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। यह था हमारा बिंदु परीक्षण का महत्व। अब अगला बिंदु है, अगला टॉपिक है हमारा परीक्षण के प्रकार। अगला बिंदु है हमारा
परीक्षण के प्रकार। परीक्षण के प्रकार में हम देखेंगे परीक्षण के प्रकार। परीक्षण के प्रकार दो प्रकार का होता है परीक्षण। त्रमापीकृत परीक्षण, इसे दो भागों में बांट सकते हैं हम, दो भागों में बांट सकते हैं हम। मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण। देखिए, परीक्षण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा मानकीकृत परीक्षण और दूसरा है अध्यापक निर्मित परीक्षण। अब ये क्या है, मानकीकृत परीक्षण क्या है? देखिए, मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया जाता है। अनुभव के आधार पर इसमें बहुत ज़्यादा अनुभवी प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है जो कि पेपर तैयार करते हैं। ये मानक होता है, इसे किसी भी अवस्था में बदला नहीं जा सकता है। इसको करने के लिए, मानकीकृत परीक्षण के लिए विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है, विशेष उपकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है। मानकीकृत परीक्षण, अब इसको बहुत कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कई परिभाषा दी हैं। क्वार्टरवी गुण ने कहा है, देखिए 2 प्रकार के परीक्षण मैंने बताए, मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण कार्टर-वी गुण, कार्टर-वी गुण कहते हैं। मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके मानक ज्ञात हो। विषय वस्तु का चयन क्या कहते हैं कि विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया, अनुभव के आधार पर, यानी कोई विशेष विषय वस्तु के लिए इसका निर्माण नहीं किया जाता है। यह ओवरऑल जहां समान तथ्य है वहां इस परीक्षण का निर्माण किया जाता है। अनुभव के आधार पर किया गया हो तथा उसके मानक हमें ज्ञात हो, मानक ज्ञात हो, उसके मानक ज्ञात हो। जैसे क्या, देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक होता है पाई, ऐसा साइन होता है पाई। इसका मान निर्धारित है, ठीक है, ये या फिर 22/7 ये निर्धारित है इसका मान। तो ये मानक है, ये सर्वमान सार्वभौमिक सत्य है कि इसका मानक यही है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये होता है मानकीकृत परीक्षण जिसमें पहले से ही मानक निर्धारित कर दिए गए हों। इसके लिए बहुत अनुभवी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। ये तो था क्वार्टर-वी गुण के अनुसार। यह वस्तुनिष्ठ, इसका जो परीक्षण है वह वस्तुनिष्ठ विधि से ही किया जाता है, जिससे कि उसमें कोई अंतर नहीं है, 2 परीक्षकों के अंकन में कोई अंतर नहीं आए। अगला है हमारा क्रॉनवेक के अनुसार। क्रॉनवेक क्या कहते हैं, सुनिए। किसी मानकीकृत परीक्षा में प्रक्रिया, फलांक, मूल्यांकन आदि सभी निश्चित होते हैं। वही चीज है कि इसमें प्रक्रिया भी निश्चित होगी मानकीकृत परीक्षण में कि किस प्रक्रिया से ये किया जाएगा, फलांकन भी निश्चित होंगे
और मूल्यांकन भी इसका निश्चित ही होगा। मानकीकृत परीक्षण में किसी प्रकार का इन तीनों बिंदुओं में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो प्राप्त अंकों में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके विषय में जो तथ्य निर्धारित है, जो मूल्यांकन किया गया है उसमें कोई अंतर होगा, ना ही उसकी प्रक्रिया ही बदली जा सकेगी। ये होता है, क्रॉनबेक ने कहा है कि इस प्रकार के परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया, फलांकन, मूल्यांकन आदि सभी निश्चित होते हैं, जिनका प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। ये था हमारा मानकीकृत परीक्षण। अब आता है हमारा देखिए, इसका मानकीकृत परीक्षणों में छात्रों की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अध्यापक अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण। ये तो था हमारा मानकीकृत परीक्षण। दूसरा है, अब देखिए, दूसरा है अध्यापक निर्मित परीक्षण। उसको पढ़ने से पहले हम इसके लाभ ज्ञात कर लेते हैं। लाभ क्या है मानकीकृत परीक्षण के? लाभ क्या है? पहला लाभ है तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन कैसे? किन्हीं दो छात्रों में हमें तुलना करनी है कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन में किसमें कितना ज्ञान है, किसका कितना मानसिक स्तर है, किसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। तो इस प्रकार का अध्ययन हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मानकीकृत परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। ये परीक्षा छात्र का व्यावसायिक और शैक्षिक मार्ग निर्देशन करती हैं। छात्र का व्यावसायिक व शैक्षिक मार्ग निर्देशन करती है। इन परीक्षणों के द्वारा ज्ञात परिणामों के आधार पर छात्र को गाइडलाइन मिल जाती है कि उसे किस व्यवसाय का चयन करना चाहिए, उसको किस दिशा में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। किन परीक्षणों के द्वारा? मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा। तीसरा है, छात्र को अपनी कमजोरियों और क्षमताओं का आभास हो जाता है। छात्र को अपनी कमजोरियों और क्षमताओं का आभास हो जाता है। किसके द्वारा? मानकीकृत परीक्षण के द्वारा। छात्र को पता लग जाता है कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर इस विषय को लेकर कितनी कमजोरियाँ हैं, कितनी मेरे अंदर क्षमता है। अगला है, इन परीक्षणों के आधार पर छात्र की विभिन्न विषयों में उपलब्धियों में सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। सहसंबंध सबसे पहला तो हो गया, दो व्यक्तियों में तुलना की जा सकती है, जो छात्रों में तुलना की जा सकती है किन्हीं। अब आता है हमारा अगला फोर्थ टॉपिक, दो विषयों में सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। दो विषयों में सहसंबंध ज्ञात किया। सहसंबंध का मतलब है कोरिलेशन। इस विषय का दूसरी विषय से क्या संबंध है, संबंध है या नहीं है। इस विषय में सीखा गया ज्ञान क्या हमारे, जैसे देखिए दो विषय हैं, गणित और विज्ञान, ठीक है। गणित में सीखा हुआ ज्ञान क्या विज्ञान में काम आता है? आता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग की सिद्धि करने के लिए, मानक निकालने के लिए, फिजिक्स में कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए यह काम में आता है। तो दो विषयों में सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। पहला था हमारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा था छात्रों को उचित व्यवसाय और शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाता है। तीसरा है छात्रों को कमजोरियों और क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है। चौथा है हमारा, दो विषयों में सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है।
क्या किया जा सकता है? विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है किसके माध्यम से? मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से। इन परीक्षणों द्वारा कक्षा और विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं का ज्ञान किया जा सकता है, छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण किया जा सकता है, समस्याओं का, विद्यालय संबंधी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी परीक्षण संभव है और सबसे बड़ी विशेषता है कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें कभी भी प्रयोग में लाया जा सकता है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। जब भी हमें आवश्यकता है इस विषय वस्तु को जानने की, इससे संबंधित ज्ञान को जानने की, तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे आज के परीक्षण के प्रकार में मानकीकृत परीक्षण। अब है दूसरा हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण में देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अध्यापक द्वारा अपनी विषय वस्तु को लेकर निर्मित किया जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षणों से तात्पर्य यही है कि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की जांच के लिए पढ़ाए गए विषय से भाग के आधार पर इसको निर्मित किया जाता है, शिक्षक के द्वारा निर्मित किया जाता है और उसके आधार पर वह अपनी कक्षा में उपस्थित छात्रों के विषय में उचित जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। इन परीक्षणों की निर्माण विधि मानकीकृत परीक्षाओं से भिन्न होती है। यह पूरी तरह से मानक नहीं होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए। इन परीक्षाओं का उद्देश्य है निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करना। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है उनका जो उद्देश्य है वह है निबंधात्मक परीक्षाओं में जो दोष आ जाते हैं उनको दूर करना, विद्यार्थियों की वास्तविक जांच करना, अपने द्वारा निरूपित शिक्षण उद्देश्यों की सफलतापूर्वक सुगमता से जांच कर सकता है। यह अध्यापक के लिए भी आवश्यक है। यानी कि पहला तो है निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करना। निबंधात्मक परीक्षाओं के दूर करना, ठीक है। दूसरा है शैक्षिक विधियों की जांच करना। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। शैक्षिक विधियों की जांच करना। तीसरा है निदानात्मक दृष्टि से ये परीक्षाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि निदानात्मक दृष्टि से महत्व, क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि हम शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों के प्रयोग का पता लग जाता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना ग्रहण कर पा रहा है, कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है पढ़ाई में, तो निदान हो जाता है और फिर उसके आधार पर वह अपनी शैक्षिक तकनीकों में आसानी से परिवर्तन कर सकता है, उस विद्यार्थी का उपचार कर सकता है। तो यह निदानात्मक दृष्टि से भी उपयुक्त हैं। चौथा है हमारा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन संभव होता है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन संभव होता है। पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर सकता है शिक्षक समय समय पर टेस्ट के माध्यम से अपने स्तर पर कि जैसा मैंने पढ़ाया है, मैंने किस हिसाब से पढ़ाया है, कितने चैप्टर पढ़ाए हैं, इन सभी के आधार पर टेस्ट निर्मित करके अध्यापक छात्रों का आसानी से मूल्यांकन कर सकता है। अगला है कि शिक्षण विधियों को वह प्रभावशाली बना सकता है। कौन? शिक्षक। पांचवा है
शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कम समय और विशेष परीक्षण के लिए वह सुगमता पूर्वक परीक्षण तैयार कर सकता है। जैसे कम समय में वह अध्यापक इन परीक्षणों का निर्माण कर सकता है और समय समय पर अपनी शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये तो थे अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य कि क्या है इनके उद्देश्य, ये आपको समझ में आ गया। अब है इसकी लाभ। लाभ क्या है? अध्यापक निर्मित परीक्षा मानकीकृत परीक्षण नहीं होते हैं। विशेषताएं इनकी क्या हैं कि ये पूरी तरह एक तो वस्तुनिष्ठ नहीं होते, मानकीकृत नहीं होते। वस्तुनिष्ठ क्यों नहीं होते? किसी अध्यापक किसी विषय का है, उसमें वह छात्र नहीं है इंटेलिजेंट, दूसरे शिक्षक की नज़र में वह इंटेलिजेंट है, अपने हिसाब से मार्किंग हो जाती है। वस्तुनिष्ठ नहीं होते। सॉरी, मानकीकृत नहीं होते। ठीक है, वस्तुनिष्ठ नहीं होते, मानकीकृत नहीं होते। उद्देश्यों की पूर्ति इनके द्वारा की कर ली जाती है, उद्देश्य पूर्ति संभव है। शैक्षिक तकनीकी का सुधार संभव है। ये सब इसकी विशेषताएं। आज के लिए इतना ही हमने पढ़ लिया। परीक्षण के प्रकार, उसमें 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण के लाभ पढ़े थे, प्रकार विशेषताएं पढ़ी थी, और अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, इसके उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। ये था हमारी आज की क्लास। धन्यवाद।